मेरा पड़ोसी ग्रिंच है। हाँ, अब मुझे इस पर यकीन हो गया है। वो बिल्कुल ग्रिंच जैसा दिखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इंसान की खाल पहनता है। जब से वो यहाँ आया है, हमारे शहर में अजीब चीजें होने लगी हैं। वो कहता है कि उसका नाम एल्फ्रेड है, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। अल्फ्रेड बमुश्किल से किसी से बात करता है। शहर में हर कोई उसे ऐसे जानता है जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैंने अपने माता पिता को यह बताने की कोशिश की कि वो ग्रिंच था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है। कल रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मैंने एक आवारा बिल्ली को जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने की आवाज सुनी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि एल्फ्रेड अपने बरामदे पर 4 पैरों वाले जानवर की तरह बैठा था। म्याऊं। मैं भी तुम्हारी भाषा बोलता हूँ, म्याऊं। फिर उसने अपनी नुकीली नाखूनों वाली लंबे हाथों को तेजी से हवा में घुमाया और बिल्ली डरकर भाग गई। ये अजीब व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। एल्फ्रेड अपने घर के अंदर गया, फिर कूड़े का थैला बाहर लेकर आया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उसके बैग से एक अजीब तरल पदार्थ टपक रहा था। वो अपने घर के पिछवाड़े में गया। मैं ऊपर बाथरूम की तरफ भागा, क्योंकि खिड़की से एल्फ्रेड के बैकयार्ड का बेहतरीन दृश्य दिखाई दे रहा था। मैं जानना चाहता था कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखा, मुझे वो फिर से दिखाई दिया। उसके बैकयार्ड में पहले से ही एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। उसने संदेह से इधर उधर देखा और फिर कूड़े का थैला उसमें दबा दिया। मैं चुपचाप उसे देख रहा था और वो छेद को ढकने से इंच भर दूर था, जब अचानक कूड़े के थैले से एक हाथ निकला। मेरा दिल रुक गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एल्फ्रेड अपने बैकयार्ड में एक लाश को दफना रहा था। अचानक उसने इधर उधर देखा और भूखे शेर की तरह हवा सूंघने लगा और सीधे बाथरूम की खिड़की पर नजर डाली। मैं जल्दी से नीचे झुक गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। क्या उसने मुझे देखा? अगर उसे एहसास हुआ कि मैं उसे अपने शिकार से छुटकारा पाते हुए देख रहा हूं, तो क्या होगा? मैं अपने कमरे में वापस चला गया और लगभग पूरी रात जागता रहा। जब मैं उठा तो मैंने नीचे जाकर अपने माता पिता को यह बताने का फैसला किया कि मैंने कल रात क्या देखा। रास्ते में मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए सुना। हाँ, पुलिस उनकी तलाशी कर रही है। वो कल रात पब में गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनकी बेटी का क्या? उसकी दादी ने उसे संभाला। बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया और अब उसके पिता लापता हो गए। मॉम, क्या हो रहा है? ओह बेटा, ये पेट्रिशिया है। उसके डैड कल रात लापता हो गए। क्या? मैंने पेट्रिशिया के पिता को देखा है। मेरे दिमाग में एक फ्लैशबैक वापस आ गया। पेट्रिशिया के पिता के गायब होने से मेरा दिमाग चकरा गया। तो शायद एल्फ्रेड ने जिस लाश को दफनाया। केविन? हाँ मॉम, आंटी सैली ने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई हैं। कुछ पेट्रिशिया के लिए ले जाओ। क्रिसमस से पहले बेचारी लड़की का दिल टूट गया होगा। हाँ मॉम। मेरी माँ ने कुकीज का एक डिब्बा पैक किया और मैं उसे पेट्रिशिया को देने के लिए अपनी बाइक पर बैठ गया। जैसे ही मैं फुटपाथ पर निकला, एल्फ्रेड ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। हो, देखो आखिर कौन बाहर आया है। मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं उसे जवाब ना दूं और उसे इग्नोर कर दूं, इसलिए मैंने उसके पास से गुजरने के लिए अपनी बाइक घुमाई। चलो भी, हम पड़ोसी हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने पड़ोसी से बात ना करना थोड़ा अनप्रोफेशनल है? मैं बस इंसानों से बात करता हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ? तुम हर किसी को पागल बना सकते हो एल्फ्रेड, पर मुझे नहीं। एल्फ्रेड ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने उसे बहुत जोर से पकड़ा और कांपती कांपती आवाज में बोला, सुनो बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। फिर उसने मेरी बाइक को धक्का दे दिया, जिससे मैं गिर गया, लेकिन मैं गिरने से बच गया। मैंने उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते देखा। मैं अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था कि एल्फ्रेड ने अपने बैकयार्ड में जो लाश दफनाया था। मैं अपनी बाइक को अपने डेस्टिनेशन तक ले गया। पेट्रिशिया के घर को क्रिसमस की रोशनी और रंग बिरंगी जंजीरों से सजाया गया था। पेट्रिशिया के घर को क्रिसमस की रोशनी और रंग बिरंगी जंजीरों से सजाया गया था। उसकी दादी मुझे लिविंग रूम में ले गई। जब मैं क्रिसमस ट्री को उत्सुकता से देख रहा था, तो वो पेट्रिशिया को बुलाने गई। इसे बहुत सारी चीजों से सजाया गया था। क्या तुम्हें मेरा पेड़ पसंद आया?
मैंने पीछे देखा तो पेट्रिशिया रहस्यमयी मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसने खूबसूरत लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। उसके चेहरे पर कोई उदासी या चिंता नहीं थी। उसे इस तरह से शांत देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ये बहुत ही सुंदर है। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कुकीज भेजी हैं। ओह थैंक्स, मुझे कुकीज बहुत पसंद हैं। तुम्हारे डैड के बारे में कोई खबर? पता नहीं, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि वो कभी वापस आएंगे। तुम्हें परवाह नहीं है? पेट्रिशिया, मुझे लगता है कि एल्फ्रेड ने तुम्हारे डैड को, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे कल रात देखा था। तुम्हें घर जाना चाहिए, जल्दी बर्फबारी शुरू हो जाएगी। मेरी क्रिसमस केविन। इतना कहकर वो ऊपर चली गई और मैं चौंक कर वहीं खड़ा रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेट्रिशिया इस तरह से प्रतिक्रिया देगी। हे भगवान, कहीं एल्फ्रेड ने उसे अपने वश में तो नहीं कर लिया? कहीं उसने अपनी ग्रिंच वाली सुपर पावर्स तो यूज नहीं की? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को तो उस दुष्ट आदमी को रोकना ही होगा। घर जाते समय मैं पूरी स्थिति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? क्या मुझे अपने डैड को लाश के बारे में बताना चाहिए? यदि मैंने गुप्त कॉल करके पुलिस को सूचित कर दिया तो क्या होगा? हाँ, मैं ऐसा कर सकता था। वो ग्रिंच को सलाखों के पीछे डाल देंगे। घर जाते समय मैंने अपने फोन का यूज किया और 911 पर एक सीक्रेट कॉल किया और उन्हें एल्फ्रेड के बैकयार्ड के बारे में बताया। मैं घर गया और पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। मेरे डैड क्रिसमस ट्री को सजा रहे थे और मेरी माँ एक स्पेशल डिनर बना रही थी। तभी पुलिस की तेज सायरन की आवाज आस पड़ोस में गूंज उठी। वे दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा खोलकर देखा कि बाहर क्या हो रहा है। मैं चेहरे पर मुस्कान लेकर बाहर आया। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ग्रिंच को लास्ट में पकड़ लिया जाएगा। उसे पेट्रिशिया का क्रिसमस बर्बाद करने के लिए उचित सजा मिलेगी। दरवाजा खोलो और घर से बाहर निकलो एल्फ्रेड। पुलिस ने उसका दरवाजा खटखटाया। आसपास के सभी लोग तनावपूर्ण शांति से उन्हें देखते रहे। कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजा चरमरा कर खुला। जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सैंटा क्लॉज जैकेट और टोपी सेट, हरी नायलॉन लेगिंग और लाल जूते पहने हुए थे। वो ग्रिंच था। पोशाक ने उसे काफी नेचुरल बना दिया था। हमारे पास एक कॉल आई थी और हमें तुरंत तुम्हारे बैकयार्ड की जांच करनी होगी। एल्फ्रेड ने तुरंत अपनी खौफनाक नजर मुझ पर डाली। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपने होंठ चाटे और कान से कान तक मुस्कुराया। जरूर, आगे बढ़ो, वो बहुत ही टेस्टी है। अगले कुछ मिनट में पुलिस को पेट्रिशिया के पिता राल्फ साइमन का छत-विछत शव मिला, जो एल्फ्रेड के बैकयार्ड के अंदर दफनाया गया था। ज्यादा पुलिसकर्मी बुलाए गए और एल्फ्रेड के खौफनाक हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस आदमी को मारने में कामयाब रहा और उसके लाश को बिना किसी को देखे अपने घर ले गया। मेरा सीना गर्व से दोगुना हो गया। मैंने हत्यारे को पकड़ने में मदद की। मैंने क्रिसमस पर शहर को ग्रिंच से फ्री कर दिया। मैं उस रात शांति से सोया, लेकिन मेरी शांति लंबे समय तक नहीं चली। अगली सुबह मैं उठा। मैंने अपनी माँ को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। केविन, केविन, पेट्रिशिया तुमसे मिलने आई है। मैं उठकर नीचे भागा, ये सोचकर कि वो मुझे थैंक्स कहेगी। मुझे लगा कि उसे पता चल गया है कि मैंने ही पुलिस को फोन किया था। पेट्रिशिया, मुझे पता है कि उस दिन एल्फ्रेड ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। मैं तुम्हें सब कुछ बताने। तुम चुप रहो केविन, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। क्या तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे पिता के हत्यारे को पकड़ने में पुलिस की मदद की। तुम्हें कुछ नहीं पता केविन, वो कभी बुरा आदमी था ही नहीं। ये मेरे डैड ही थे जो असली मॉन्स्टर थे। वो हर रात शराब पीकर घर आते थे और मुझे मारते थे। क्रिसमस से पहले उस रात मैं बरामदे में रो रही थी। जब एल्फ्रेड ने मुझे देखा तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्रिसमस पर क्या चाहिए, और मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रीडम चाहिए। उसने मुझे मेरे दुर्व्यवहारी पिता से बचाया। उसने उस आदमी को वही दिया जिसका वो हकदार था। तुमने उसे जेल भेज दिया। मुझे तुमसे नफरत है केविन। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। अपने क्रिसमस को एंजॉय करो। पेट्रिशिया ने दरवाजा पटक दिया और चली गई। मैं जड़वत खड़ा रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसा महसूस करूं। चाहे किसी ने भी कितना भी भयानक काम किया हो, क्या उसे मारना सही है? मैं अपने कमरे में सो रहा था।
और सेंटा क्लॉज के सपने देख रहा था। वो बादलों के बीच मंडराते हुए हिरन द्वारा खींची गई स्लेज पर सवार थे और फिर चांद पर आकाश तारों से भर गया था और क्रिसमस की रात बच्चों पर खुशियां बरसाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये मेरे अब तक के सबसे खूबसूरत सपनों में से एक था। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा चरमरा कर खुला और दरवाजे की उल्टी आवाज ने मुझे जगा दिया। अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए मैंने देखा कि एक लंबा मोटा आदमी मेरे कमरे में खड़ा है। मैं बमुश्किल से उसका चेहरा देख सका, लेकिन मैंने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। उसकी चमकती पीली आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने सांता क्लॉज जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके आने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई। इसके बजाय मैं डर गया था। आप कौन है? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सैंटा हूं। आप सैंटा हैं? आपके गिफ्ट से भरा बैग कहाँ है? नीचे। क्या तुम आकर उन्हें चेक करना चाहोगे? उसकी चमकती आंखों में एक सम्मोहक निमंत्रण था। मैं बिस्तर से नीचे उतरा और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। पूरा घर अंधेरे में था, लेकिन नीचे के लिविंग रूम से चिमनी से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। शायद मेरे नशे में धुत पिता सोने से पहले इसे बाहर रखना भूल गए। वो चिमनी के पास रुका, मेरी ओर पीठ करके कुकीज और दूध को घूरता रहा। क्या ये मेरे लिए है? हाँ, माँ ने कहा था इन्हें आपके लिए छोड़ दूं। ओह काश। क्यों, आपको ये पसंद नहीं आया? बिल्कुल, इसलिए मैं दुखी हूं। मुझे ये बहुत पसंद है। उबड़ खाबड़ पोर वाली उसकी चौड़ी उंगलियां कुकीज की प्लेट की ओर बढ़ी। एक तेज गति में उसे पकड़ लिया और कुकीज से अपना मुंह जाम करना शुरू कर दिया। वो जितना ज्यादा खाता, उसका मुंह उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाता। उसके जोरदार खान पान के कारण उसकी सफेद दाढ़ी उसके गालों के नीचे गिर गई। एक बार जब उसका मुंह कुकीज से भर गया तो वो दूध का ग्लास लेने लग गया। एक भूखे राक्षस की तरह उसने पूरा ग्लास कटक लिया, जिससे दूध उसके लाल कोट पर फैल गया। पहली बार मैंने लाल कोट पर उसकी जेब देखी। उसमें एक बड़ा तेज चाकू छिपा हुआ था। चाकू के स्टील पर खून लगा हुआ था। अपना खाना खाने के बाद उसने एक डकार मारी। ओह, वो एक अच्छा खाना था, खासकर भारी काम के बाद। किस तरह का काम? ओह, हाँ, सैंटा का काम मुश्किल है बच्चे। तो तुम्हारा नाम क्या है? काइल। तो काइल, तुम कितने साल के हो? 8। हम सजी हुई क्रिसमस ट्री की ओर चल पड़े। कोने में खड़े होकर मेरी नजर एक बड़े पीले बॉक्स पर पड़ी, जिसके नीचे लाल रिबन लगा हुआ था। ये इतना बड़ा था कि मुझे लगा कि ये कोई रोबोट कंट्रोल्ड कार होगी, या कम से कम एक बड़े खिलौने की तरह। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मैं आश्चर्य भरी नजरों से डिब्बे को देखता रहा। उसने एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरी और कहा, जाओ, इसे खोलो, इसे देखो। मैं डिब्बे की ओर बढ़ा और धीरे से ढक्कन खोला, और जैसे ही मैंने किया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक मुझे लगने लगा कि जरूर इसके अंदर कुछ बुरा है। फिर मैंने बक्सा खोला। बक्से के अंदर एक जोड़ी हाथ आराम कर रहे थे। उन पर खून नहीं लगा था, बस कलाइयों से कटे पीले ठंडे हाथ। ये हाथ 2 अलग अलग लोगों के थे। दोनों हाथों में मेरे माता पिता की शादी की अंगूठियां थीं। क्या वो क्या है? जिन लोगों ने अपना कर्जा नहीं चुकाया गायल। मैं चिल्लाने लगा और अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन उसने मेरी शर्ट पकड़ ली और मुझे दूसरी तरफ धकेल दिया। मैं लकड़ी के फर्श पर गिर गया, फिर भी खड़ा होने और पास के कमरे के अंदर भागने में कामयाब रहा। अंदर जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसके पीछे करते कदमों की आवाज सुनकर मैं ठीक बाहर ही रुक गया। वो शायद मेरे पीछे भागा। दरवाजा खोलो,
मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने जा रहा हूं। तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो। मॉम, डैड। ओह, वे तुम्हारे ठीक पीछे हैं। मैं घूमा, मेरे आतंक में मेरे माता पिता मर चुके थे, फर्श पर पड़े थे, उनके मुंह खुले थे, उनकी आंखें चौड़ी थी, उन पर या कमरे में कहीं भी खून की एक बूंद भी नहीं थी। मैं रोता हुआ खड़ा हो गया। मैं केवल 8 साल का था, लेकिन सौभाग्य से मेरी माँ ने मुझे 911 पर कॉल करना सिखाया था। मैं बैठ गया और फर्श पर बैठकर रोने लगा। मैं एक बच्चा था जो अपने माता पिता के शवों और मेरे दरवाजे के बाहर उनके हत्यारे के साथ एक कमरे में फंसा हुआ था। मैंने फोन के लिए कमरा खोजना शुरू कर दिया। मुझे कोई फोन नहीं मिला। नकली सैंटा बार बार दरवाजा खटखटाता रहा और चिल्लाता रहा, मुझे इस दरवाजे को तोड़ने में मजबूर मत करो, बाहर आओ और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी मेरी नजर ऑपोजिट डायरेक्शन में आधी खुली खिड़की पर पड़ी। ये ग्राउंड फ्लोर की खिड़की थी। मैं मदद के लिए अपने पड़ोसी के घर भाग सकता था। मैं अभी ये विचार लेकर आया ही था कि दरवाजा जोर से खुला, ताले टूट गए और लाइटें जल उठी। मैंने उस आदमी को मेरे कमरे में एंटर करते हुए देखा। वो गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। मैं वहां की क्रूरता को कभी नहीं भूलूंगा। अब क्या? अब तुम कहां छिपोगे? मैंने खिड़की की ओर देखा और फिर उसकी ओर। यह अभी भी संभव था। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। हे, तुम्हें कहां लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? उसके बड़े हाथों ने मुझे टटोलने की कोशिश की, लेकिन मैं इंच भर बच गया। इस बार मैं खिड़की से कूद गया और घास पर गिर गया। सौभाग्य से बिना किसी चोट के मैं उठ गया। मैंने बिना किसी परेशानी के बाड़ पार कर ली और जैसे ही मैंने आखिरी बार खिड़की की ओर देखा, मैंने देखा कि वो आदमी मुझे घूर रहा था। उसका चेहरा मुर्दा, भावशून्य था। फिर वो बोला, हो हो, मैरी क्रिसमस। मैं रोने लगा, लेकिन रुका नहीं। मैं अपने पड़ोसी के बरामदे पर कूद गया और पागलों की तरह उनके दरवाजे की घंटी बजाने लगा। सभी लोग जाग गए और एक महिला ने दरवाजा खोला। सौभाग्य से मैं उन्हें जानता था। वो मेरी माँ की फ्रेंड थी और मुझसे ये सभी सवाल पूछे। सैंटा ने मेरी माँ और मेरे डैड को मार डाला। फिर मैं उनकी बाहों में बेहोश हो गया। बचपन में मैंने अपने माता पिता की जो हत्या देखी, वो आज तक रहस्यमयी बनी हुई है। मेरे डैड के वकील ने मेरी आंटी को, जिनके बारे में मुझे बड़े होने के बाद समझ आया, बताया कि मेरे माता पिता ने कुछ माफिया गिरोहों से पैसे उधार लिए थे। मैं अपने घर के उस आदमी को कभी नहीं भूलूंगा जो क्रिसमस की रात सांता क्लॉज बनकर आया था। लाल रिबन वाले उस पीले बक्से का किनारा आज भी मुझे आघात पहुंचाता है। मुझे पीला या लाल रंग से बहुत नफरत है। ये मेरे लिए एक ट्रिगर की तरह है। मुझे नहीं पता कि पुलिस उस आदमी को कभी पकड़ पाएगी या नहीं, लेकिन एक बात जो अभी भी मेरे दिमाग में घूमती है वो ये है कि वहां खून कैसे नहीं हुआ। लगभग 1 साल पहले मैं और मेरे पति आखिरकार एक नई कार खरीदने के लिए पर्याप्त बचत करने में सफल रहे। जिस 8 साल पुरानी वोल्क्सवैगन को हम चला रहे थे, नए पहिए आने के बाद उसकी अपेक्षा होनी तय थी, इसलिए मैंने धूल जमने से पहले इसे बेचने का फैसला किया। क्रिसमस भी आ रहा था और मेरी सेविंग्स भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ऐसा करना काफी लॉजिकल था। कुछ एडवर्टीजमेंट्स वेबसाइट और फेसबुक मार्केट प्लेस पर इसे पोस्ट करने के बाद मैंने तुरंत 2 इच्छुक खरीदारों को आकर्षित किया। मैंने पहले खरीदार से पास के एक पार्क में मिलने की व्यवस्था की। एक बुजुर्ग सज्जन अपनी 16 साल की बेटी के लिए एक कार खरीदना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे काफी कम पैसों का ऑफर दिया, जिसकी मैं शुरुआत में उम्मीद नहीं कर रही थी। फिर भी मुझे उस आदमी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए एक गिफ्ट चाहते थे। इसलिए मैंने उनसे वादा किया कि अगर दूसरा खरीदार मुझे और कम पैसे देगा तो मैं वो कार उन्हें दे दूंगी। वो निराश होकर चले गए। फिर जब मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर दूसरे संभावित खरीदार को मैसेज किया और उससे मीटिंग शेड्यूल की, मैं उस दिन अकेले बाहर थी, और जबकि मैं पूरी तरह से जानती थी कि इंटरनेट से अजनबियों से मिलना
कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने मान लिया कि ये ठीक रहेगा क्योंकि वो दिन का टाइम था। बेशक मुझे किसी संगति चीज की आशा करनी नहीं चाहिए थी। दूसरा इच्छुक खरीदार तुरंत कुछ मिनटों के भीतर उस पार्क में मुझसे मिलने के लिए सहमत हो गया। इसलिए मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि काली खिड़कियों वाली एक रेंज रोवर नहीं आ गई। एक लंबा आदमी बेशर्मी से गाड़ी से बाहर निकला और मुझसे कहा कि वो वही है जिससे मैंने मार्केट प्लेस पर बात किया था। भले ही मैंने किसी कारण से मैसेंजर के माध्यम से एक औरत की प्रोफाइल से संचार किया था, मैंने इस रेड फ्लैग को तुरंत नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसे कार दिखाना जारी रखा। मुठभेड़ थोड़ी अजीब लग रही थी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मैंने देखा कि और लोग कार से बाहर आकर उस आदमी के पीछे खड़े हो रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि एक सेकंड हैंड कार को देखने के लिए 4-5 बंदे क्यों आएंगे। फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया और मेरे कार की पास्ट हिस्ट्री और दोषों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन चारों ने मेरी कार का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पहला आदमी टेस्ट ड्राइव पर जोर देने लगा। शायद मैं इस क्षण को मूर्खतापूर्ण ढंग से खारिज कर रही थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और मैं एक अजनबी के साथ कार में बिल्कुल नहीं बैठने वाली थी। वो लगातार अड़ा रहा, जिससे मुझे इतनी असहजता महसूस होने लगी कि मैंने उसे ब्लॉक के चारों ओर घूमने के लिए टेस्ट ड्राइव देने को कहा। उसे मेरा सुझाव अच्छा लगा और उसने मुझे स्पष्ट रूप से ताना मारते हुए पूछा कि अगर उसने कार मुझे वापस नहीं की तो मैं क्या करूंगी, जिस पर मैंने बस इतना जवाब दिया कि इंश्योरेंस शायद इसे कवर कर लेगी। सच तो यह था कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सोच रही थी। जब पहला आदमी टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो उसके बाकी सभी दोस्त मुझे घूर रहे थे। उन्हें मुझे ऐसा घूरता देख मैं काफी डर गई थी। मैं ये इमेजिन करके बहुत डर गई थी कि जब वो मेरी कार की टेस्ट ड्राइव लेगा तो उसके बाकी दोस्त मुझ पर कड़ी नजर रख रहे होंगे। फिर भी वो ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया और उसका परीक्षण करने के लिए तेजी से चला गया, जबकि उसके सारे दोस्त मेरे आसपास मंडरा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या कह रहे हैं और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगी। मेरे दिमाग में सबसे खराब सिनेरियोस पॉप आउट होने लगे। मैं खुद से ये सवाल कर रही थी कि क्या मुझे कार के लिए इतनी आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए थी? क्या मैं कहीं अपनी जान तो नहीं गंवाने वाली थी? जब तक वो आदमी वापस आया, मैंने अपना फोन अपने सीने से लगाया हुआ था। वो घमंडी तरीके से बाहर निकला, कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसने मुझे उतने ही पैसे ऑफर किए जितने कि पिछले कस्टमर ने किए थे। अपने सौदे को आकर्षित बनाने की कोशिश करते हुए उसने मुझे अपने साथ कार में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि हम कैश लेने जा सकें। जब उसे मेरी झिझक महसूस हुई तो उसने मुझ पर दबाव डाला कि अगर मैं तुरंत उसके साथ चली जाऊं तो वो मेरी पुरानी वोल्क्सवैगन कार के लिए मुझे और ज्यादा पैसे ऑफर करेगा। सौभाग्य से मेरे पति ने उसी क्षण मुझे फोन किया। मैंने तुरंत उन्हें बताया कि मेरे पास एक बेटर ऑफर आया है। मैंने फोन उठाया और गाड़ी चला दी। मैंने दरवाजा बंद करने और गाड़ी चलाने में देरी नहीं की और उन्हें केवल एक त्वरित झटके के साथ छोड़ दिया। एक बार जब मैं घर पहुंची तो मैंने पहले खरीदार को मैसेज किया और वो आकर डील क्लोज करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मेरे हस्बैंड उनके साथ पहुंचे और उन्होंने तुरंत कागजी कार्रवाई निपटा ली। जल्द ही कार बिक गई और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और हमने क्रिसमस मनाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए। उस रात बाद में मुझे जब तक वही रेंज रोवर नहीं दिखी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कार हमारे घर के ठीक सामने वाले सड़क पर पार्क किया गया था और मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को उसके परेशान करने वाले स्वरूप के बारे में सूचित किया। हम कल्दे सैक के अंत में रहते हैं, जिसका मतलब है कि वहां एक डेड एंड था और उस कार के वहां होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जैसे ही हमने खिड़की से देखा, वो अजीब आदमी मुझे फोन कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या मैंने उसके ऑफर के बारे में फिर से सोचा, लेकिन मैं शांत रही और विनम्रता से उसे बताया कि कार पहले से ही बिक चुकी है। उसने बिना किसी विरोध के फोन रख दिया और 30 मिनट बाद वो वहां से अपनी कार लेकर चला गया। थोड़ी व्याकुल होकर मैंने पुलिस को बुलाने पर विचार किया, लेकिन मेरे पति ने मुझे आश्वासित किया कि मैं जरूरत से ज्यादा ही रिएक्ट कर रही थी। इसके बजाय मैं पूरी रात पर सड़क पर नजर रखती रही। वही कार 3 बार वापस आई, हमारे घर के सामने रुकी और फिर धीरे धीरे चली गई। ये बिल्कुल डरावना था। फिर भी ऐसा हुआ कि एक रात और आखिरकार हम छुट्टियों की सभी योजनाओं में व्यस्त थे, जिससे मेरा ध्यान विषय से भटक गया। 4 दिन बाद शुक्रवार की रात मैं सुविधा स्टोर से क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए कुछ आखिरी मिनट की चीजें खरीदने के लिए बाहर गई।
मेरे हस्बैंड देर तक काम कर रहे थे और अंधेरा होने वाला था, लेकिन मेरा पड़ोस हमेशा बहुत ही सुरक्षित था और मुझे अकेले घूमना ज्यादा आरामदायक लग रहा था। जब तक मैं कल्दे सैक के अंत तक नहीं पहुंची, तब तक ये एक शांतिपूर्ण सैर थी और मैंने पास आ रहे एक कार इंजन की धीमी करहा पर ध्यान दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि रेंज रोवर अपने हेडलाइट्स बंद करके सड़क पर आ रही है, तो मेरा शरीर तुरंत अकड़ गया। सहज भाव से मैं पास की झाड़ियों में घुस गई और कार मेरे पास से गुजर गई। मैंने उस रात काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और मुझे लगता है कि इससे मुझे छुपने में मदद मिली होगी। मैंने उन्हें घर की ओर बढ़ते देखा और चारों लोग बाहर कूद गए। उनमें से एक ने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए थे और बाकी सभी ने एक परियों की तरह कपड़े पहने हुए थे। उन फेस्टिव कपड़ों में उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उन्हें बाहरी सजावट के साथ बिल्कुल फिट कर दिया था और पड़ोस में किसी ने भी शायद इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। वे साहसपूर्वक सामने के दरवाजे तक गए और उसे जोर से खटखटाया। आवाज दूर से भी मेरे कानों में गूंजती रही। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मेरे दरवाजे पर लात मारी और एंट्रेंस डोर तोड़ दिया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि मुझे अपना फोन अनलॉक करने में परेशानी हो रही थी। एक बार जब मैं पुलिस को फोन लगाने में कामयाब हो गई तो मैंने उनसे जल्दी आने के लिए रिक्वेस्ट किया, जबकि मैं असहाय रूप से उन लोगों को भारी डफल बैग के साथ मेरे घर से बाहर निकलते हुए देख रही थी। पुलिस के आने के बाद वे मुझे वापस ले गए और हमने पाया कि घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। मेरा ज्यादातर कीमती सामान तो चोरी हो गया था या नष्ट हो गया था। ये मेरा अब तक का सबसे खराब क्रिसमस था और मैं अभी भी ये सोचकर कांप रही हूँ कि अगर मैं घर पर होती तो क्या हो सकता था। वह आखिरी बार था जब मैं फिर से कुछ भी ऑनलाइन बेचूंगी। क्रिसमस से एक साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग के अद्भुत विकास से पहले दुर्भाग्य से मुझे अपने पति और 2 बच्चों के साथ व्यस्त दुकानों का सामना करना पड़ा। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि हम हाल ही में एक नए अपार्टमेंट में चले गए थे और इससे पहले कि हम इसे घर बुला सकें और ठीक से क्रिसमस मना सकें, बहुत सारा सामान अनपैक करना बाकी था। इतना ही नहीं, बल्कि मुझे फेस्टिव सीजन की भीड़ के दौरान किसी भी दुकान में जाना पसंद नहीं था। हालांकि उस समय हम केचप सैंडविच खा रहे थे और मैं किराने का सामान लेना बंद नहीं कर सकी। जब हम स्थानीय शॉपिंग सेंटर पर पहुंचे तो वहां उतनी ही भीड़ थी जितनी मुझे उम्मीद थी, इसलिए हमने अंतिम समय में इसे खरीदने वालों की भीड़ से बचने के लिए कम से कम अगले 2 हफ्तों के लिए वो सब कुछ खरीदने का फैसला किया जिसकी हमें जरूरत थी। हम जल्दी से अपना सामान लेने की कोशिश कर रहे थे और हमें नहीं पता था कि हमें एक परेशान करने वाली मुठभेड़ का सामना करना पड़ेगा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं फार्मेसी के गलियारे से अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पुश बास्केट में एक हेयर डाई देख रही थी। तभी मेरे हस्बैंड को एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल अटेंड करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने के लिए जाना पड़ा। बच्चे हमेशा की तरह मस्ती कर रहे थे। हालांकि मैं उनकी हरकतों को नजरअंदाज करने की इतनी आदी हो गई थी कि मेरा ध्यान तभी आकर्षित हुआ जब वे अचानक रुक गए और चुपचाप बैठ गए। मेरा बेटा उस समय 10 साल का था और मेरे पीछे किसी चीज को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि मेरी 5 साल की बेटी कुछ बड़बड़ा रही थी। जब उसने खौफनाक शब्द बुदबुदाया तो मैं तुरंत सतर्क हो गई और मैं मुड़ी और मैंने हमसे 20 फीट की दूरी पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सामना किया जो मेरी बेटी को घूर रहा था। मेरी बेटी उस समय हल्के सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली, डिम्पल गाल वाली बच्ची थी और उसे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। मुझे हैरानी नहीं होती कि जब बहुत सारे लोग आते और उसकी क्यूटनेस की तारीफ करते, लेकिन ये उदाहरण तुरंत ही खत्म हो गया। ज्यादा बेचैनी महसूस करते हुए मैं दूसरे विभाग में अपनी खरीदारी जारी रखने के लिए गलियारे से बाहर निकल गई। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया और उन्हें बताया कि मुझे कहाँ ढूंढना है और वो कुछ ही समय में आ गए, ये महसूस करते हुए कि कुछ सही नहीं था क्योंकि मैंने काम के दौरान उन्हें कभी परेशान नहीं किया। जो कुछ हुआ उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने अपने पति से यूं ही कह दिया कि एक अजीब आदमी हमें अजीब तरीके से देख रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता था। दूर भागने की कोशिश में मैं केवल इतना ही वर्णन कर सकी कि वो छोटा और मोटा था। मेरे पति ने उसके बाद मेरा साथ छोड़ने से इनकार कर दिया और हम स्टोर के रेफ्रिजरेट सेक्शन में चले गए। ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका था और हर दिशा से लोग हमें धकेल रहे थे। मैं कुछ जमे हुए टर्की के लिए स्ट्रगल कर रही थी जब मेरे बच्चे ने पाइप बजाई
और चिल्लाई, सैंटा। जैसे ही मेरी नजर उस दिशा में गई जिस ओर उसने इशारा किया, मैंने गलियारे के अंत में सैंटा क्लॉस की पोशाक पहने उसी आदमी को देखा। वो सीधे हमारे सामने था और धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। पूरी स्थिति पहले से ही बहुत परेशान करने वाली थी, लेकिन जिस चीज ने इसमें और ज्यादा इजाफा कर दिया वह थी उसकी फेक सैंटा वाली मास्क। यह एक सिलिकॉन विंटेज मास्क था जिसमें फीकी भूरी डोरी से बनी हुई दाढ़ी थी और पोशाक की आंख खोखली थी, बस 2 गहरी काली आंखों के रूप में दिखाई दे रही थी। बिना सोचे समझे मैंने तेजी से चलना शुरू कर दिया, अपने हस्बैंड को पीछे छोड़ दिया और व्यवहारिक रूप से स्टोर फ्रंट की ओर भागी। अब इस पर पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मेरी अंदर की मामा बेयर जाग गई थी और किसी भी हाल में अपने बच्चों को सेफ रखना चाहती थी। मैं तो बस अपने बच्चों को उस दुष्ट की दृष्टि से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे एक खाली लेन मिली और मैंने सारा किराने का सामान चेकआउट लाइन पर भेजना शुरू कर दिया। क्लर्क ने भी मेरी घबराहट को देखा और मुझसे इसके बारे में पूछताछ की। जब मैंने उसे स्थिति समझाई तो मेरे पति मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि वो आदमी कहाँ है। मैं समझ सकती थी कि वो बहुत ही गुस्सा हो रहे थे और एक कोई बड़ा सीन क्रिएट करने वाले थे, जिससे मुझे स्टोर छोड़ने की और भी ज्यादा उत्सुकता होने लगी। हम अपेक्षाकृत तेजी से अपनी चीजों की जांच करने में कामयाब रहे और जैसे जैसे हम बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे मेरी घबराहट कम हो गई। ऐसा तब तक था जब तक हमने उस आदमी को एक बार फिर से नहीं देखा। इस बार वो प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, जैसे कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मैंने रुककर अपने पति को सूचित किया, जिन्होंने फिर इस मुद्दे को लेकर मैनेजर से कांटेक्ट किया। एक अलग कैशियर ने हमें दूसरे निकास की ओर निर्देशित किया, क्योंकि मैनेजर इस खौफनाक अजनबी का सामना करने वाला था। बाहर निकलते ही हमने कुछ ही समय में कार में किराने का सामान लाद दिया और मैं कांपते हाथों से अपने बच्चों के साथ बैठी थी, जबकि वो आदमी दुकान के दरवाजे पर खड़ा था और पार्किंग स्थल के पार से मेरे पति को डरावने वाली नजरों से देख रहा था। हमने इसे वहां से हाईटेल किया और सीधे घर आ गए। मैंने सोचा कि अब ये सब बिल्कुल खत्म हो गया था। एक अजीब आदमी के साथ एक अजीब सी मुठभेड़। फिर भी चीजों ने एक भयावह मोड़ ले लिया। लगभग 1 हफ्ते बाद जैसे ही मैंने अपना आखिरी सामान खोला, मैंने विशेष रूप से एक बक्सा खोला और उसमें मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही पुराना सांता क्लॉस का मास्क था जिसे स्टोर में उस आदमी ने पहना था, जो कि रसोई के बर्तनों से भरे एक बक्से में रखा हुआ था। खोखली हो चुकी आंखों ने मेरी ओर देखा और मैं बस यही सोच रही थी कि इनमें से कितने बॉक्सेस में ऐसे मास्क्स मौजूद हो सकते हैं। उस खोज के बाद कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं हुआ, भले ही मैं ये कभी पता नहीं लगा सकी कि वो मास्क मेरे बक्से में कैसे आया। बाद में मुझे पता चला कि पास के एक हॉस्पिटल में एक मेंटल रोगी सुविधा भी थी, जिसमें मानसिक रूप से बीमार, नशे की लत से उभरने वाले और समाज में फिर से शामिल होने की कोशिश कर रहे सभी प्रकार के लोगों को रखा जाता था। कहने की जरूरत नहीं है कि हम क्रिसमस के बाद ज्यादा समय तक उस अपार्टमेंट में नहीं रहे और हमने ये सुनिश्चित किया कि जिस नए एरिया में हम जा रहे हों, हम उस एरिया के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। सचमुच ये एक भूतिया शहर है। टेक्सास में भूतिया शहर होना आम बात है। वे ऐसे शहर हैं जो एक समय क्षेत्र में तेल के कारण फल फूल रहे थे, लेकिन एक बार जब वो तेल सूख जाता तो लोगों के पास रहने का कोई कारण नहीं होता, इसलिए वे शहर से निकल जाते। इमारतों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। मेरा शहर ऐसे ही था, खाली और सड़ रहा था। वहाँ केवल कुछ ही परिवार बचे थे, जिनमें से मेरा भी शामिल था। मेरे डैड सड़क के किनारे पर स्थित एक ग्रिल और बार के मालिक हैं और वहाँ कस्टमर्स ज्यादातर ट्रक ड्राइवर ही होते थे, जो अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले नहाने, खाने और झपकी लेने के लिए तलाश करते थे। महीने में एक बार मेरे डैड बाइकर नाइट का आयोजन करते थे। बड़े होते हुए ये महीने की मेरी पसंदीदा रात होती थी। ये सभी डरावने दिखने वाले लोग अपने बुलेट पर सवार होते हैं। ये इससे अच्छा नहीं हो सकता था। मैंने इन लोगों से दोस्ती और सम्मान के बारे में बहुत कुछ सीखा। दिसंबर 2003 में मेरे डैड ने सांता की सवारी थीम पर मासिक बाइकर नाइट की मेजबानी की। बाइक राइडर्स सांता क्लॉस की अपनी अपनी शैली में सजे, जगमगाती रोशनी और झनकारती बेल से सजी मोटरसाइकिलों पर सवार हुए। मैं उस समय 6 साल का था और कार्यक्रम में सबसे छोटा था। क्रिसमस की उस रात में सभी बाइक राइडर्स ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट से नवाजा। मेरे एक फेवरेट बाइकर थे, जिन्हें मैं अंकल टेडी कहता था। वो उन सभी में से सबसे विशाल बाइक राइडर थे।
जो मुझे कैंडी केन और क्रिसमस थीम वाले खिलौने गिफ्ट देते थे। बाकी सभी लोगों को वो काफी डरावने दिखते थे। वो आसानी से 6 फुट 5 इंच के थे। वो किसी बड़े घर की तरह बड़े लगते थे और टैटू से ढके हुए थे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करता था। बाइकर क्रिसमस पार्टी सुबह की शुरुआती घंटों तक चलती रही, लेकिन केवल 6 साल के होने के कारण मुझे रात 9 बजे के आसपास ही नींद आने लगी। जैसे ही मेरी आंखें भारी हो गईं, तो मेरे डैड ने मुझे एक बड़ी कुर्सी और कंबल के साथ रेस्टोरेंट के एक आरामदायक कोने में बिठा दिया। अंकल टेडी और मेरे डैड हर 20 से 30 मिनट में बारी बारी से मेरी देखभाल करते। मैं गहरी नींद में सो रहा था और फादर क्रिसमस और उनके रेनडियर के सपने देख रहा था। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। धीरे धीरे और नींद से मैं अपने सपने से जागा और एक ऐसे आदमी को देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बाइकर गियर नहीं पहना था, लेकिन उसने खराब क्रिसमस स्वेटरों में से एक पहना हुआ था, इसलिए मैंने मान लिया कि वो पार्टी के मेहमानों में से कोई एक होगा। वो मुस्कुराया और मुझे बताया कि उसका नाम शॉन है। उसने मुझे बताया कि मेरे डैड ने मुझे घर जाने के लिए उसे भेजा है। मैं इतना थक गया था कि मैं मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था, इसलिए शॉन ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मुझे याद है कि मैंने उससे कहा था कि मुझे अपने गिफ्ट्स चाहिए, लेकिन उसने कहा कि मेरे डैड उसे बाद में ले आएंगे। जैसे ही हम बिल्डिंग के पीछे से बाहर निकले, शॉन ने मुझे कहानियां सुनाई कि मैंने पार्टी में क्या क्या मिस किया। वो मेरे डैड, अंकल टेडी और बाकी सभी लोगों को जानता था, इसलिए मुझे ये अजीब नहीं लगा कि मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। मैंने बस ये मान लिया कि वो एक बाइकर था जिससे मैं नहीं मिला था। जब हम उसकी कार में बैठे, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। शॉन के पास हर किसी की तरह मोटरसाइकिल क्यों नहीं थी? उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और मुझे बैठाया। आपको पता होगा कि वरिष्ठ नागरिकों के घरों में अक्सर प्लास्टिक से लिपटे सोफे या कुर्सियां होती हैं। उसकी कार की सीट भी ऐसी ही थी, जो पूरी तरह से प्लास्टिक से ढकी हुई थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो ये मुझे महसूस होता है कि प्लास्टिक से ढकी सीट को साफ करना कितना आसान होगा। शॉन आगे की सीट पर चढ़ गया और रेडियो चालू कर दिया। जैसे ही वो पार्किंग स्थल से बाहर निकला, मैंने अंकल टेडी को देखा और खिड़की से हाथ हिलाया। मैं हर दिन आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे देखा। अगर वो मुझे नहीं देखते तो मेरे साथ क्या होता, ये सोचकर ही मेरे पेट में दर्द होने लगता है। अंकल टेडी ने एक्शन लेने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि यह अजीब आदमी मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। टेडी अपनी बाइक की ओर दौड़ा और दूसरे बाइक राइडर्स को भी उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। शॉन की कार सड़क पर पलट गई और हम रात में चले गए। मुझे नहीं लगता कि शॉन को एहसास हुआ कि हमारा पीछा किया जा रहा था। यदि उसे पता होता तो वो इतनी धीमी गति से गाड़ी नहीं चलाता। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो अंधेरे में गाड़ी चला सके। रात के अंधेरे में इस बदमाश ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। खैर, मुझे आपके लिए इसका वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता था। शॉन का शरीर मेरे मुकाबले भारी था और जैसा मैंने सोचा था, सारी आशा खत्म हो गई। मैंने मोटरसाइकिल की इंजन की आवाज सुनी। कार का शीशा लाइट से जगमगा उठा। कार का दरवाजा खुला हुआ था और एक हाथ ने शॉन को कार के पीछे से खींच लिया। मैंने नहीं देखा कि आगे क्या हुआ, लेकिन जूतों और पसलियों के चटकने की आवाज हमेशा मुझे याद रहेगी। मैं अंकल टेडी के बुलेट पर सवार होकर वापस आया। जब मैं पहुंचा तो मेरे डैड रो रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। मेरे वापस आने के तुरंत बाद पुलिस आई, बयान लिए गए, लेकिन शॉन के लिए कोई खोज दल या बड़ी तलाशी नहीं हुई। पुलिस को वो आदमी कार के पास टूटे हुए ढेर में मिला। मैंने डैड से पूछा कि मेरे किडनैपर पर हमला करने के लिए अंकल टेडी जेल में क्यों नहीं गए, लेकिन पता चला कि पुलिसकर्मी ने ये कहते हुए बयानों को गलत ठहराया कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने मेरे हमलावर को लात मारी और खुद की सेफ्टी के लिए ऐसा किया। मुझे पता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि 6 साल का बच्चा इतना कठिन संघर्ष कर सके। कोई भी मेरे अंकल टेडी को मुझे बचाने के लिए जेल में नहीं डाल सका। शॉन, जो एक नकली नाम था, उसे केवल 2 साल की सजा हुई। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा।